सोसाइटी और कस्टम बेस्ड ऑन रीज़न। जो चीज़ रीज़न है वो ला है, जो चीज़ रीज़न नहीं है वो ला नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद फिर हमने देखना है कि एनी रूल ऑफ एक्शन को ला कहते हैं। फिर दो टाइप्स आ जाती हैं ला की, एक होता है कॉमन ला और एक होता है स्टैचू ला। ये है सोर्सेज की बेस पे। ठीक हो गया। जो स्टैचू ला है इसके आगे दो टाइप हैं। ठीक हो गया। वो आगे आती है क्रिमिनल ला और दूसरी आती है सिविल ला। ठीक हो गया। कॉमन ला वो होता है कोई भी, ये यूनिवर्सल होता है। ठीक है। अनरिटन फॉर्म में होता है और सोसाइटी के ना कस्टम और नॉर्म्स पे बेस करता है। ठीक है। ये नॉन कोडिफाइड होता है और ये गज़ेट में लिखा होता है। ठीक है। उसको चेंज नहीं किया जा सकता। जो दूसरा होता है ना स्टैचू ला, उसमें चेंज कर सकते हैं हम। ठीक हो गया। और उसके अंदर सबसे पहले आ जाता है कि ये लेजिस्लेटिव बॉडीज़, जो स्टैचू ला होता है लेजिस्लेटिव बॉडीज़ बनाती है। ठीक हो गया। और ये इसको चेंज किया जा सकता है और यूनिवर्सल नहीं होता। ठीक हो गया। और ये गज़ेट में लिखा होता है। ठीक हो गया। उसके बाद आ गया हमारे पास टाइप्स ऑफ स्टैचू ला। ठीक है। दो तरह की टाइप्स में स्टैचू ला की, एक है क्रिमिनल ला और एक है सिविल ला। ठीक है। सिविल ला होता है कि ये पर्सनल सफरिंग के लिए और ना प्राइवेट राइट्स इंडिविजुअल के होते हैं उसके लिए होता है। ये जैसे क्या कहते हैं डिवोर्स के केसेस आ गए, इंडस्ट्रियल इंजरीज आ गई, इसकी जो सज़ा होती है ना वो सिर्फ फ़ाइन की शक्ल में होती है। ठीक हो गया। और उसके बाद आ गया क्रिमिनल ला। क्रिमिनल लॉ के अंदर आ जाता है कि इसने क्राइम्स और पनिशमेंट के साथ डील करना होता है। ठीक है। और बेटर गवर्नमेंट को ना था फर्स्ट फराहम करता है जो क्रिमिनल लॉ होता है। इसके अंदर आ जाता है रोड एक्सीडेंट और मर्डर वाले केसेस में ये क्रिमिनल लॉ आ जाता है। ठीक है। और इसमें से जहाँ पे भी लिखी हुई डेफिनेशन की ठीक। अच्छा, क्रिमिनल लॉ जो होता है इसने क्राइम्स को डिफाइन करना होता है और उसकी पनिशमेंट के बारे में बताना होता है। ठीक हो गया। और ये जो इसका पर्पस होता है क्रिमिनल लॉ का, वो होता है इस सोसाइटी की, कम्युनिटी की सेफ गार्ड के लिए और प्रॉपर पीस सोसाइटी के अंदर कायम करना होता है। ये इसका पर्पस होता है। ठीक है। पर्पसेस यहाँ पे भी ऐसे लिखे हुए हैं। जैसे सेफ गार्ड ऑफ कम्युनिटी, मेंटेन अ प्रॉपर ऑर्डर एंड पीस। और उसकी जो अगर कोई इसको तोड़ेगा तो उसको फिर फाइन भी होगा, इम्प्रिजनमेंट और डेथ भी हो सकती है इसके बाद। उसके बाद आ जाता है इस्लामिक लॉ। इस्लामिक लॉ होता है कि ये होली कुरान की टीचिंग के ऊपर और सुन्ना के ऊपर बेस होता है। ठीक हो गया। और ये होता है इस्लामिक लॉ। उसके बाद आ जाता है शरीयत ऑर्डिनेंस। शरीयत ऑर्डिनेंस ये सुप्रीम फॉर्म ऑफ लॉ होती है। ठीक हो गया। और इसके मुताबिक सारे लॉ बनते हैं। ये 1988 के अंदर आई थी शरीयत ऑर्डिनेंस। उसके बाद आ गया कोर्ट्स ऑफ लॉ। ये आपका सबसे पहले यूक्यू है, कोर्ट्स ऑफ लॉ। सबसे पहले यहाँ से आप देख लें कोर्ट ऑफ लॉ क्या है, होता क्या है। ये यूक्यू है कि स्टेजेस ऑफ लॉ के लिए, या उसकी कोर्ट कौन कौन सी होती हैं, किस लेवल पे होती हैं। अब हमारे पास कोर्ट्स ऑफ लॉ में अगर हम देखा जाए तो पहले हम देख लेते हैं कि कोर्ट की अरेंजमेंट क्या होती है। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले जज बैठा हुआ है सामने, उसके राइट साइड पे टाइपिस्ट होगा, क्योंकि हम दाएं हाथ से लिखते हैं तो दाएं से टाइपिस्ट, दाएं हाथ पे टाइपिस्ट होगा। और जो सा लेफ़्ट साइड पे उसका रीडर होगा। और उसके साथ राइट साइड पे उसका डिफेंस विटनेस होगा। और यहाँ पे उसका प्रोसिक्यूशन विटनेस होगा। इसका लॉयर होगा जिसको हम प्रोसिक्यूटर लायर कहते हैं। और प्रोसिक्यूटर लायर वो होता है कि जब आपको किसी बंदे का कत्ल हुआ है ना, तो उनकी फैमिली वालों ने केस कर दिया, तो जो सी गवर्नमेंट उनको देती है वो प्रोसिक्यूटर लायर होता है। और जो सी डिफेंस वाली पार्टी अपने लिए करती है वो डिफेंस विटनेस होता है। उसके बाद कोर्ट्स जो सी होती हैं, इसकी 3 लेवल्स होते हैं। एरिया कोर्ट्स फर्स्ट इंस्टेंस की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेकंड इंस्टेंस की, और हाई कोर्ट जो सी होती है थर्ड इंस्टेंस की होती है। अब इसकी डिटेल जो सी है हम यहाँ से ही कर लेते हैं। सबसे पहले कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस जो सी होती है, इसमें ना इसकी स्मॉल जोरिस्डिक्शन होती है और इसमें सिर्फ इलाके पे आपके इलाके पे जोरिस्डिक्शन होती है। इसके बाद हम यहाँ से देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा अपीलिंग लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे स्मॉल जोरिस्डिक्शन है और ये सिर्फ इलाके पे होती है। और ये जो सा इसका जहाँ पे जो से जज होते हैं ना, क्रिमिनल केसेस के लिए जो होते हैं उसको जुडिशनल मजिस्ट्रेट कहते हैं। और सिविल केसेस के लिए कहते हैं सिविल केसेस। और यहाँ पे जो से लेस सीरियस केसेस होते हैं वो सुने जाते हैं। कोर्ट ऑफ सेकंड इंस्टेंस होती है जो कि फर्स्ट इंस्टेंस के ऊपर होती है। और यहाँ पे होते हैं डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज। इधर सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस सुने जाते हैं और यहाँ पे मोर सीरियस केसेस सुने जाते हैं। और यहाँ पे आपको लाइफ इम्प्रिजमेंट भी सुनाई जा सकती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो सी होती है वो हर जो सी प्रोविंस में एक होती है। और इसका हाई कोर्ट के जज होते हैं। और ये जो सी हाई कोर्ट होती है, ये हमारे पास सिविल और क्रिमिनल दोनों लॉ के अगेंस्ट ना करती, वो दोनों लॉ के अगेंस्ट सुन सकती है। और ये हमारे पास जो सी होती है एनआरए से अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये हमारे पास अपील भी सुन सकती है, दूसरी कोर्ट्स के ख़िलाफ़ जो सी होती है ना वो अपील सुन सकती है। ये अब आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट इंस्टेंस, सेकंड इंस्टेंस, थर्ड इंस्टेंस। फर्स्ट इंस्टेंस जो सी होती है वो हमारे पास
उनसे इलाके के लिए होती है, स्मॉल जुरिस्डिक्शन होती है, और यहाँ पे हमारे पास सिविल और क्रिमिनल केसेस सुने जाते हैं। और इसके बाद आ जाती है हमारे पास यहाँ पे लेस सीरियस केसेस होते हैं, मोर सीरियस केसेस होते हैं, यहाँ पे सेशन जज होता है। और जो सा हमारे पास यहाँ पे क्रिमिनल और सिविल केसेस दोनों सुने जाते हैं। और यहाँ पे आपको लाइसेंस टेस्ट भी दिया जा सकता है। थर्ड कौन सा, हाई कोर्ट है, जो से प्रोविंस में होती है। और इसमें हमारे पास सिविल और क्रिमिनल केसेस होते हैं। इसमें जो से होते हैं ये जो से अंडर कोर्ट्स होती है ना, उसके खिलाफ ये जो सी अपील भी सुन सकती है। बाकी बस इसके बाद हमारे पास कोर्ट एविडेंस आ जाता है। कोर्ट एविडेंस जो से होता है ना, ये इशू होते फैक्ट होते हैं एक इशू में, जो कि विटनेस जानता होता है अपनी 5 सेंसेस से परसीव करके। जैसे कि अगर हम मिसाल लें कि ना इमरान खान है और उस्मान बुज़दार उससे मिलने गया है, और उधर वहाँ पे फैसल महमूद कुरैशी भी बैठा हुआ है, जो सा ना उसने इमरान खान ने ना उस्मान बुज़दार को मार दिया। तो उधर ना जो सा उस बंदे ने देखा है, जैसे फैसल महमूद कुरैशी ने, तो उसने अपनी जो सी है विजन के सेंस से परसीव किया है, तो वो जो है वो विटनेस है। फिर उसके बाद इसकी ना विटनेस की जो सी होती हैं, इसकी 2 तरह की होती है कोर्ट विटनेस। एक होता है डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में, एक होता है ओरल फॉर्म में। डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में आपके सामने लिखा हुआ है, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है। जो सा ओरिजिनल है ना, ओरिजिनल फॉर्म में जो सा होता है वो होता है प्राइमरी, और जब उसकी फ़ोटो कापियाँ करा लें तो वो होता है सेकेंडरी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ओरल फॉर्म के लिए, जो से होते हैं उसकी 3 टाइप्स होती हैं, डायरेक्ट, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और ओपिनियन ऑफ एन एक्सपर्ट। अब हम ये नोट से देखेंगे। सबसे पहले अगर आप डायरेक्ट पे देखें, जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि उसने ना उस्मान बुज़दार को मार दिया इमरान खान ने, तो जो सा है फैसल महमूद कुरैशी उसने अपनी आँखों से देखा है, तो वो जो सा आई विटनेस है, तो ये होगा डायरेक्ट एविडेंस, क्योंकि जो सा उसने फैक्ट है वो उसने अपनी आँखों से देखे, अपनी सेंस से परसीव किए हैं। द एक्सिस्टेंस और नॉन एक्सिस्टेंस ऑफ अ फैक्ट दैट द विटनेस नो, और ये आई विटनेस होता है। जैसे कि कोई रोड एक्सीडेंट हुआ तो उसने देखा, या इमरान खान वाली मिसाल आप याद रख लें। सरकमस्टेंशियल होता है कि ना भाई वहाँ पे इमरान खान और उस्मान बुज़दार दोनों ही थे, तो फैसल महमूद कुरैशी जो था वो वॉशरूम चला गया, तो पीछे से जब वो वापस आया तो इमरान खान के हाथ में छुरी थी, तो उसने ना देखा कि उस्मान बुज़दार नीचे पड़ा हुआ और वो मरा हुआ है। तो इधर से उसको पता चला कि उसने इंटरफेयर किया कि इसके हाथ में छुरी है, तो इसने ही मारा होगा। ये होता है कि फैक्ट को आपने इंटरफेयर किया है दूसरे फैक्ट से, कि उसके हाथ में छुरी है तो उसने मारा होगा। तो ये होता है हमारे पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। उसके बाद हमारे पास होता है ओपिनियन ऑफ एन एक्सपर्ट। ये हमारे पास होता है, जो से हम मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं ना, ये ना हमें ना अपने टेक्निकल नॉलेज की बेस पे ना बताते हैं कि ये जो सी है वेपन कौन सा यूज़ हुआ है, ये ब्लंट इंजरी है या कौन सी इंजरी है। तो ये होता है हमारे पास ओपिनियन ऑफ एन एक्सपर्ट। जो हमारे पास कोर्ट पर्पज़ क्या होता है एविडेंस का? पर्पज़ ये होता है कि कोर्ट के सामने ना आप सारे जो से है ना सारे जो से हमारे पास डाटा है वो आप कोर्ट के सामने रख दो, टू ले बिफोर कोर्ट ऑल द विटनेसेस। जो भी विटनेस या जो गवाह है ना वो कोर्ट के सामने पेश कर दो। इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी ऐसी चीज़ ना मिस करो आप जो कि केस के लिए वाइटल हो। और तीसरा आपने रखना है कि जो सी एविडेंस है ना वो ओरली जब दिया जाता है तो वो जो सा होता है हमेशा ओथ के अंदर होता है। तो ये हमारे पास आ गया पर्पज़ ऑफ एविडेंस। अगर आप इसको पॉइंट्स में देखना चाहें तो ये लिखा हो, आपको एक और क्वेश्चन आ जाता है एविडेंस से रिलेटेड, स्टेजेस ऑफ कोर्ट एविडेंस या फिर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। तो उसमें हमारे पास 3 स्टेजेस होती हैं, ये हैंड रिटन नोट्स में लिखी हुई हैं, आप देख लें। सबसे पहले आ जाती है एग्जामिनेशन इन चीफ, ये फर्स्ट कंपोनेंट होता है। ये हमारे पास प्रोसिक्यूशन साइड ने करना होता है, और इसमें जो से भी फैक्ट है ना वो आपने मेमोरी से बताने होते हैं। लेकिन जो सा मेडिकल ऑफिसर है वो रिटन नोट्स भी अपने यूज़ कर सकता है, क्योंकि इतने ज़्यादा तो उसने पोस्टमार्टम करने होते हैं, यहाँ पे लीडिंग क्वेश्चन नहीं आप कर सकते। उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, ये सेकंड कंपोनेंट होता है। ये डिफेंस लॉयर ने करना होता है, उसने ये दिखाना होता है कि ये बंदे ने जो भी बोला है या जो भी इसने एविडेंस दिया वो वीक है। इसमें लीडिंग क्वेश्चन आप कर सकते हो। और तीसरा हमारे पास होता है री एग्जामिनेशन, ये फिर से जो सी प्रोसिक्यूशन साइड होती है वो करती है, क्यों ये कोड उसको ना अपॉर्चुनिटी देती है कि जो से उसने शक डाले हैं ना डिफेंस लॉयर ने, उसको वो रिमूव कर सके। यहाँ पे हमारे पास एक होता है री एग्जामिनेशन, ये फिर उसके बाद हमारे पास एक चौथा है, वो सर के नोट्स में है कोर्ट क्वेश्चन। कोर्ट आपसे कभी भी क्वेश्चन कर सकती है, लेकिन ये माइनर है, आप ये 3 याद रखें, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि जब मेडिकल एविडेंस कोई आपने देना है तो आपने कैसे देना है, या फिर आपने कैसे कोर्ट में अपना जब आपने जाना है तो क्या क्या तैयारी करनी है आपने। तो सबसे पहले तो आपने जो सा भी केस है उसके साथ फेमिलियर होना है, उसको आपने ना देख दुख कर उसका रिकॉर्ड जाना है,
ब्रीफली स्पीक करना है, जब क्वेश्चन करना है तभी आपने उसका आंसर देना है। आपने लंबी बहस नहीं करनी, स्मॉल आंसर देना है। आपने सर कोड को जो सा योर ऑनर कह के या फिर सर कह के मुखातिब करना है। आपने प्रॉपरली ड्रेसिंग करके जानी है। आप अगर किसी चीज़ से एग्री नहीं करते, डिसएग्री करते हैं, तो अपना जो सा नज़रिया फर्मली दें, लेकिन सख्ती से ना दें, फर्मली दें, लेकिन पोलाइटली प्यार से उसको कहें कि मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। किसी सब्जेक्ट पे कमेंट ना करें जब तक कि आपको उसका पूरा नॉलेज ना हो। उसके बाद आप जो से उसके बाद इम्पार्शल रहें, न्यूट्रल हो गए अपना पेश करें। उसके बाद जो है आपको जो से भी अपनी ओपिनियन है ना, आपने बताया कि अच्छा ये ना मैंने ओपिनियन दिया तो ये इस बुक में लिखी हुई है, जल्दी जल्दी में ना बोलें कि आप वो बुक में लिखा ही ना हो बाद में। उसके बाद कोर्ट से परमिशन लें और उसके बाद फिर अपने किराए के लिए कोर्ट से पूछें। मेडिकल प्रैक्टिशनर की टेस्टिमनी, इसमें दो पार्ट्स होते हैं, ये आपको नोट से ज़्यादा समझ आएंगे। पहला पार्ट होता है जिसमें आपने जो से फैक्ट देखे हैं ना, आपने वो बता दिया पहले पार्ट में कि ना वो आपने फैक्ट जो से वो मेडिकल सर्टिफिकेट पे लिखने के इसके इतने इंजरीज़ थी, इसका इंजरीज़ का ये साइज था, ये शेप था। ये कोई भी आम बंदा भी उसको भी पता चल जाएगा। सेकंड होते हैं आपकी जो सी आपने इन इंजरीज से आपने जो सी ओपिनियन ड्रॉन की है। उसमें आ जाता है कि वेपन कौन सा था, इंजरी एज क्या है, ये एंटीमोर्टम इंजरी है या पोस्टमॉर्टम इंजरी है, ये आ जाता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है, ये आप देख सकते हैं, डाइंग डिक्लेरेशन और डाइंग डेपोजिशन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशंस कर लेते हैं। डाइंग डेपोजिशन होती है कि जो सा हमारा पेशेंट विटनेस है ना, वो बहुत ज़्यादा बीमार है, वो कोर्ट नहीं आ सकता, तो फिर जो से कोर्ट होती है ना, मसलन जज वगैरह जो से होते हैं, वो हमारे पास आते हैं हॉस्पिटल में और उसकी ना रिकॉर्डिंग करके और उसका रिटन फॉर्म में लेके तो उससे ना वो चले जाते हैं। ये हमारे पास होता है डाइंग डेपोजिशन, डीडी। उसके बाद हमारे पास होता है डाइंग डेक्लेरेशन। डाइंग डेक्लेरेशन होता है कि हमारे पास एक बंदा है, वो ना मरने की उसमें डेथ इमिनेंट है, तो वो डाइंग विक्टिम है ना, सिर्फ उसको उस पर क्रिमिनल असाल्ट हुआ है, सिर्फ उसको पता है कि किस बंदे ने मेरे पे क्रिमिनल असाल्ट किया है, तो उसकी जो स्टेटमेंट है ना, वो कोई भी डॉक्टर वगैरह ना क्रेडिबल पर्सन रिकॉर्ड कर सकता है। तो क्योंकि उस मैटर का सिर्फ वही एक जो सा होता है वो आई विटनेस होता है। इसमें हम देख लेते हैं कि इसके डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि जो सी डाइंग डिक्लेरेशन में, डाइंग डी में जो सा होता है ओथ होती है, वो नेसेसरी होती है। और जो सी डाइंग डेपोजिशन है, बंदा आगे मर रहा है, और डाइंग डिक्लेरेशन में ओथ नेसेसरी नहीं होती क्योंकि बंदा तो मर रहा है। तो उसके बाद जो है ये किसी भी क्रेडिबल पर्सन इसको रिकॉर्ड कर सकता है। उसके बाद डाइंग डेपोजिशन होती है, ये हमारे पास जब जज आता है तो वो आपसे ओथ लेता है, ये नेसेसरी पीस है। उसके बाद जो सा हमारे पास होता है, इसको सिर्फ जस्टिस का जो सा बंदा होता है ना, मतलब जज वगैरह आकर रिकॉर्ड कर सकता है, कोई क्रेडिबल पर्सन या डॉक्टर नहीं इसको रिकॉर्ड कर सकता। फिर उसके बाद होता है कि एक्यूज जिस पे इल्ज़ाम लगा है उस पर उसका होना नेसेसरी नहीं है डाइंग डिक्लेरेशन में, लेकिन डाइंग डेपोजिशन में होना उसका लाजमी है। उसके बाद उसका होमिसाइडल और केसेस में सिर्फ ये रिकॉर्ड की जा सकती है डाइंग डिक्लेरेशन, ये किसी भी केस में रिकॉर्ड की जा सकती है। जैसे होते हैं हमारे पास डाइंग डिक्लेरेशन, इसमें सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन में डाइंग पर्सन की स्टेटमेंट लेते हैं। इसमें हमारे पास होता है डाइंग पर्सन के एग्जामिने ओ स्टेटमेंट और क्रॉस एग्जामिनेशन होती है एक्यूज से। इसमें आगे बंदा मर रहा है, अगर उसके साइन ना भी हों डाइंग डिक्लेरेशन में कोई मसला नहीं होता, लेकिन इसमें साइन ज़रूरी हैं। उसके बाद इसमें आप ना रिकॉर्ड करके वो इलाका मजिस्ट्रेट को सेंड करते हैं, इसमें नहीं सेंड करने की ज़रूरत क्योंकि उसने खुद ही रिकॉर्ड की होती है जज ने। उसके बाद ये हमारे पास सिर्फ वैलिड होती है डेथ के बाद, लेकिन ये हमारे पास वैलिड रहती है जब उसकी रिकवरी भी हो जाए। अच्छा, इसके बाद हमारे पास लीगल प्रोसीजर आ जाते हैं। लीगल प्रोसीजर में हमारे पास होता है कि लीगल प्रोसीडिंग्स कंडक्टिंग ड्यूरिंग अ ट्रायल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, के प्रोसीजर से प्रोसीडिंग जो से हमारे पास ट्रायल के दौरान होती हैं। ये हमारे पास इसमें कुछ प्रिजम्पशंस होती हैं और कुछ हमारे पास एक्सेप्शन होती हैं। प्रिजम्पशन जो सी हैं वो हमारे पास 3 है, देख लें आप। एवरी वन इज सेन एंड रिस्पॉन्सिबल ऑफ इससे एक्शन के, जो भी बंदा है वो समझदार है और अपने एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हर बंदा मासूम है जब तक कि उसको गिल्टी नहीं प्रूव किया जाता। अगर किसी केस में कोई डाउट हो तो उसका हमेशा फ़ायदा जो सा होता है वो एक्यूज्ड को होता है। उसके बाद कुछ एक्सेप्शन हैं, वो आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे कि जनरल एक्सेप्शन, कि जो 7 साल से छोटा बच्चा होगा उसको सज़ा नहीं दी जाएगी, 7 साल से 12 साल के दरमियान होगा, अगर तो कोर्ट को लगे कि वो बच्चे को पता था कि वो क्या कर रहा है और इसका क्या नतीजा होगा, फिर सज़ा दी जाएगी, वरना नहीं। एक इंटॉक्सिकेशन और दूसरा हमारे पास ना इंसैनिटी। इसका निमोनिक याद रखें, CIA, चाइल्ड जो से होते हैं इंटॉक्सिकेशन, इंसैनिटी। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है, उसको पता नहीं था वो क्या कर रहा हाँ यहाँ पे हमारे पास ना
कोर्ट में कई बार ऐसे होते हैं कि जब हमारे पास जो सा डिफेंस लॉयर होता है वो कहता है यार मेरा तो मुजरम जो सा है वो प्ली ऑफ इंसैनिटी कर देता है। इसका मतलब ये होता है कि व्हेन ही वाज डूइंग द क्राइम ही वाज इन अ साइकेट्रिक एपिसोड ड्यू टू द मेंटल डिजीज़। जब ये हमारे पास प्ली ऑफ इंसैनिटी हो जाता है इसको मैग्नेटन रूल्स के हिसाब से ना सॉल्व किया जाता है। ये हमारे पास सारे बंदे मानते हैं, कोर्ट के जजेस भी, वकील भी, डॉक्टर भी, कि कोई भी ऐसा रूल अभी तक नहीं है जो कि अच्छी तरह से ना इसको सॉल्व कर सके। लेकिन फिर भी हम मैग्नेटन रूल जो सा वो यूज़ करते हैं। इसकी ना जो सा डिफेंडेंट होता है कुछ उसको कुछ प्रूव करना पड़ता है कि जिसने प्ली ऑफ इंसैनिटी किया होता है कि जब वो ये काम कर रहा था उसको डिफेक्ट ऑफ रीजनिंग था। डिफेक्ट जो सा था रीजनिंग का वो डिजीज़ की वजह से था। अगर उसको नहीं था पता कि वो नेचर क्या है और उसकी क्वालिटी क्या है उसके एक्शन की, और अगर उसको पता होता तो फिर भी उसको सही तरह से पता ये नहीं था पता होना कि अगर इसकी क्वालिटी और इसके एक्शन जो कर रहा है वो गलत है। अगर उसको पता भी होता है कि ये उसके नेचर है एक्शन की। उसके बाद जैसे अमेरिकन था उसने उसको एक बड़ी मजे से टर्म से ना सप्लीमेंट किए, इनडिसिस्टेबल पल्स या आल्सो नोन एज पुलिसमैन एट द शोल्डर। इसका मतलब ये है कि डिफेंडेंट जो है ना उसको दिमाग की कोई बीमारी है, उसकी वजह से अगर ना उसने मतलब किसी को गोली मारनी है ना तो बेशक पुलिस वाला उसके पास खड़ा उसने फिर भी गोली मार देनी है उसको। 1954 में ना मैकटेनन रूल्स के अलावा धर्म रूल आ गई है हमारे पास। जो सा रूल है ना ये साइंटिफिक फैक्ट पे बेस करता है। इसमें हमारे पास जब भी ना प्ली ऑफ इंसैनिटी होती है तो उसमें 3 उसके वर्डिक्ट्स या रिजल्ट आ सकते हैं। इन्फेक्टिव प्लेट के मतलब जो सा बंदा था वो जब उसने कत्ल किया तब तो वो ठीक था, लेकिन बाद में ना टेंशन की वजह से वो पागल हो गया, तो जो सा ना कोई केट को सस्पेंड कर दिया जाता है जब तक वो ना ठीक नहीं होता। दूसरा होता है गिल्टी बट इंसेन, कि उस बंदे ने वो काम तो किया लेकिन वो बंदा जो है वो पागल है, तो इस वजह से ना उस बंदे को माफ़ कर दिया जाता है जो भी उसने काम किया होता है, लेकिन उसको मेंटल हॉस्पिटल सेंड कर दिया जाता है। फिर डिमिनिश्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारे पास तब होता है कि जिसमें हमारे पास क्रिमिनल को पूरी तरह माफ़ नहीं किया जाता, कि मसलन उसके दिमाग में थोड़ा सा डिफेक्ट था लेकिन उसको पूरी तरह माफ़ नहीं कोड करती। उसको कोड कहती है कि वो इतना ज़्यादा डिफेक्ट नहीं था लेकिन उसकी क्योंकि थोड़ी सी डिजीज़ मेंटल है तो उसमें ना उसका सेंटेंस कम कर दिया जाता है। जो सा हमारे पास सब्सटेंसिव क्रिमिनल लॉ है ना ये क्राइम की डेफिनेशन के साथ ना करता है डील। तो इसमें हमारे पास 2 टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक मीन्स री और दूसरी हमारे पता होती है एक्टस री। मीन्स री होती है कि हमारे पास ये ना कंडीशन होती है हमारे पास जिसमें ना ईवल और क्रिमिनल इंटेंट, ईवल और क्रिमिनल इंटेंट का मतलब ये है कि उसके ज़हन में ना सोच आ गई है, क्रिमिनल इंटेंट है या उसके ज़हन में सोच आ गई है। और ये किसी भी क्राइम से पहले ना ये प्रीक्विजिट होता है गिल्ट करने से पहले, क्योंकि एक बंदे के ज़हन में सोच आई है तो उसने बाद में काम करना है, कौन सा उसने वैसे ही बिला वजह कर देना है। इसलिए ना ला जोन सा है, लेकिन इसको ना ला जोन सा होता है ये पनिश नहीं करता इसको, क्योंकि बुरा सोचने की कोई पनिशमेंट नहीं है। उसके बाद एक्टस रियस है। एक्टस रियस जो सा होता है ये हमारे पास ईवल एक्शन को करता है। ईवल एक्शन को करता है कि इसमें ना क्राइम में है कि अगर ये दोनों प्रेजेंट हो तो फिर ही पर्सन को ना हम कह सकते हैं उसने क्राइम कमिटेड किया। जैसे कि अगर एक बंदे ने किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा लेकिन उसने उसको मार दिया तो इसका मतलब है कि वो उसको कोई मेंटल इशू चाह रहा था लेकिन उसने सोच के नहीं मारा, उससे मर गया, तो उसको वो भी क्राइम नहीं कंसिडर होगा। दूसरा ये है कि उस बंदे ने जो सा सोचा तो है उसको मारने का लेकिन मारा नहीं है। अब सोचने के तो कोई पैसे नहीं ना भाई, तो फिर सोचने पे भी उसको कुछ नहीं होगा। उसके बाद सबसे पहले उसके बाद हमारे पास आ जाता है विटनेस। विटनेस होता है पर्सन जो कि हमें एविडेंस प्रोवाइड करता है फैक्ट के बारे में इन द कोर्ट ऑफ लॉ, और ये हमारे पास अंडर ओथ होता है और कोर्ट उसको जो सी वो समन कर सकती है। उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ विटनेस एक बड़ा इंपॉर्टेंट एससीक्यू है। सबसे पहले कॉमन विटनेस। कॉमन विटनेस वो होता है वो पर्सन होता है जो कि हमें वो चीज़ें बताता है जो उसने ना सुनी होती हैं या अपनी सेंसेस से परसीव की होती हैं। उसके बाद हमारे पास एक्सपर्ट विटनेस। एक्सपर्ट विटनेस होता है जो कि अपने प्रोफेशनल नॉलेज के बेस पे हमें ना अपनी ओपिनियन बताता है, जैसे कि मेडिकल ऑफिसर, बलिस्टिक, केमिकल एग्जामिनर, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट। उसके बाद होता है मेडिकल मैन। ये हमारे पास कॉमन विटनेस की तरह भी एक्ट करता है। एक्सपर्ट विटनेस कॉमन विटनेस की तरह इसकी तरह एक्ट करता है कि वो साइज़, पोजीशन, नंबर ऑफ वाउंड्स बता सकता है जो कि एक आदम आदमी भी बता सकता है, लेकिन एक्सपर्ट की तरह इस तरह एक्ट कर सकता है कि वो बता सकते हैं कितनी देर पहले हुआ, ये एंटी मोर्टम है या पोस्ट मोर्टम है। तो ये कॉमन की तरह और एक्सपर्ट दोनों की तरह करता है। एक होता है हॉस्टाइल विटनेस। हॉस्टाइल विटनेस होता है जो हमारे पास आधी सही बात बताए और आधी जो सी वो गलत बात बताए। जो सी है कोर्ट में इसको प्रोसिक्यूशन साइड है या जो सा वकील है वो इसको क्रॉस एग्जामिनेशन इसकी ना कर सकते हैं और ना इसको वो कह सकते हैं कि हॉस्टाइल विटनेस है, इसकी कोई भी बात मानी ना जाए। उसके बाद होता है हमारे पास स्किल्ड और साइंटिफिक विटनेस। ये हमारे पास वही है कि
इसको नॉलेज होता है टेक्निकल सब्जेक्ट का और ये हमें अपनी ओपिनियन से आगाह करता है, जैसे कि डीएनए एक्सपर्ट, ड्रग एनालिस्ट।